नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश के कई विश्वविद्यालयों में नामांकन या दाखिला के बारे में। पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रकार से दाखिला लिया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या नए बदलाव आए हैं, खास करके 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उस पर चर्चा किया और जानकारी हासिल की। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिल्ली के एक और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, क्या यहाँ का ढांचा है, कब से जेएनयू स्थापित हुआ और कैसे यहाँ कोई भी छात्र एडमिशन ले सकता है। तो इन सभी पहलुओं पर, इन सभी आयाम पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पर जानकारी के लिए हम लोग एकेडमिक पर्सन को बुलाते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर देवेंद्र चौबे को आमंत्रित किया है। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये अपनी शुरुआत यहाँ एमए में जब दाखिला लिए थे तब किए, फिर यहाँ से इन्होंने एमफिल किया, फिर पीएचडी किया और आज वहाँ हिंदी पढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो अपने समय में इनका अनुभव रहा उसको शेयर करेंगे और आज के जो बदले परिस्थिति में क्या जेएनयू की स्थिति है उस पर भी बताएंगे। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर देवेंद्र चौबे को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बातों को हम लोग के सामने रखें। बिल्कुल। अमरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में एक बहुत मिथ जैसा पूरे एकेडमिक जगत में इसको के रूप में जाना जाता है। और हम लोग भी जब छात्र थे, जब रांची विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे एमए की, और या बोकारो में जब हम पढ़ाई करते थे, तो हमें बार बार इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुनने को मिलता था कि दिल्ली में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ का एकेडमिक ढांचा बिल्कुल अलग तरह का है। पूरा कैंपस एक अलग मतलब तरह का है, जहाँ पर एक ख़ास तरह के मतलब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जहाँ पर होता है, जहाँ पर छात्र एक अलग तरह से मतलब पठन पाठन करते हैं। वहाँ पर शिक्षा का लक्ष्य हम लोगों ने सुना था कि ज्ञान के लिए होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी विश्वविद्यालय का जो ढांचा होता है उसकी बुनियाद एक तरह से ज्ञान के आधार पर होती है। और हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक खासियत है कि यहाँ पर हम छात्रों को सिर्फ डिग्री नहीं देते हैं, बल्कि डिग्री देने के साथ साथ उनके पढ़ाने की जो प्रक्रिया है या उनके अध्ययन का जो एक तरह से प्रक्रिया है, वो बिल्कुल भिन्न किस्म की है। और इसी नाते कहा जाता है कि हम जेएनयू में एक तरह से सीखते भी हैं छात्रों से और हम छात्रों को सिखाते भी हैं। ये दोनों प्रक्रिया एक तरह से यहाँ पर साथ साथ चलती हैं। आप देखेंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह एक तरह से ऐसे छात्र तैयार करता है या ऐसे छात्र उसे तैयार करना चाहिए जहाँ पर जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके छात्रों को के अंदर एक तरह से खास प्रकार का सामाजिक चेतना का बोध हो। आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो पूरा जो शिक्षा का जो पूरा नोशंस है, उसका पूरा जो केंद्रीय पक्ष है, इसमें छात्रों के अंदर सामाजिक चेतना पर काफ़ी जोर दिया जाता है। और इसके पीछे इसका बहुत एक खास अतीत रहा है। और अतीत यह रहा है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 14 नवंबर 1969 को हुई थी और इसके उद्घाटन समारोह में देश और विदेश के बहुत जाने माने शिक्षाविद और कहिए कि मतलब बहुत बड़े बड़े माननीय नेता उपस्थित थे। उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे हमारे उस समय के जो माननीय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी भी थे, इस सारे कार्यक्रम में शामिल थे। और शिक्षा मंत्री वीके आरवी राव थे, उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री। और उसके साथ साथ आप कहेंगे कि उस समय इस जेएनयू का जब उद्घाटन हुआ था, विश्वविद्यालय जब बना था, तो उस समय सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां भी हमारे अतिथि थे। आप कल्पना करें कि जिस विश्वविद्यालय की बुनियाद इस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और
सांस्कृतिक रूप से सचेत और प्रगतिशील लोगों की बुनियाद पर हुई थी, उसका लक्ष्य क्या होगा। आप जानते हैं कि जेएनयू की स्थापना 1969 में हुई थी और ये दक्षिण दिल्ली में स्थित है। दक्षिण दिल्ली में कहा जाता है कि जो अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, उसी पहाड़ियों के मतलब रेंज में ये विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। और पूरा कहिए कि कैंपस जो है, इस कैंपस की खासियत है कि पूरा कैंपस एक तरह से जंगल है, यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटे छोटे खाइयाँ हैं छोटी छोटी, और एक तरह से जिस किसी भी प्रकृति का जो एक तरह से नेचुरल होती है, जो स्वाभाविकता होती है, उसको यहाँ बचाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय की जो खासियत हम लोग बार बार कहते हैं कि आखिर किसी भी यूनिवर्सिटी का लक्ष्य क्या होता है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य होता है कि वह छात्रों के अंदर एक तरह से तर्कशीलता पैदा करे, उनके विचारों का एक तरह से निर्माण करें, उनके अंदर एक तरह से बोलने की क्षमता का विकास करें। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय की बुनियाद में कहा जाता है कि उच्च शिक्षा को ध्यान में रख करके कि आखिर हमारे देश को किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, या हम अपने देश के छात्रों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे कि वह आने वाले दिनों में एक तरह से अपने राष्ट्र को समझ सकें, अपने समाज को समझ सकें, अपने देश की जनता को समझ सकें। और इन्हीं बुनियादी बातों को लेकर के आप कह सकते हैं कि इस पूरे विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, उसके केंद्र में हम लोग कहते हैं बार बार कि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित एक तरह से शिक्षा हो, जिसमें राष्ट्र एकता का निर्माण पर खास जोर दिया जाए। और इसीलिए यहाँ पर ऐसे छात्रों का ऐसा व्यक्तित्व तैयार किया जाता है जो एक तरह से इस देश में या जहाँ भी जाए वहाँ एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। और अच्छा समाज जब होता है तो अच्छा समाज की खासियत होती है कि वह अच्छा समाज हमेशा बुनियादी तौर पर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करता है, और यह इस विश्वविद्यालय की खासियत है। आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बात कही जाती है किसी भी संस्थान की कि आखिर अच्छा समाज कैसे बनता है, और उसके केंद्र में कहा जाता है कि कुछ ऐसे संकेत होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रतीक होने चाहिए जो छात्रों को एक तरह से इस तरह से राष्ट्र एकता के भाव उनके अंदर पैदा करें। और राष्ट्र एकता के भाव को पैदा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जाहिर है कि इस विश्वविद्यालय की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर MA, MPhil और PhD की पढ़ाई होती है। यहाँ पर विदेशी भाषाओं में BA की पढ़ाई की व्यवस्था है, जहाँ पर लड़के 10+2 करने के बाद आकर के BA में विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम में जो 3 साल का है एडमिशन लेते हैं। और यह प्रोग्राम पूरा 3 से 5 साल, 3 साल BA होता है और 2 साल MA होता है। ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। और उसके बाद सिर्फ विदेशी भाषा में हमारे यहाँ या JNU में BA की पढ़ाई होती है। उसके अलावा हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग हैं, जितने भी सेंटर हैं, वहाँ पर MA, MPhil और PhD की पढ़ाई होती है। तो ये जो खासियत जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था आपसे कि आखिर किसी भी विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने पूरे एकेडमिक ढांचे को का निर्माण कैसे करता है। आप गौर करेंगे कि जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि किसी भी विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह ऐसे छात्र व्यक्तित्व का निर्माण करे जिससे एक तरह से एक बेहतर राष्ट्र और बेहतर समाज बनाने में मदद मिले। और इस नाते यह विश्वविद्यालय इस दिशा में लगातार कोशिश करते रहा है। मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में हुई थी और आज 2013 में हम कह सकते हैं कि मतलब विश्वविद्यालय के पूरे ये 44 साल अब पूरे होने जा रहे हैं। 44 साल के अंदर इस विश्वविद्यालय अगले इस साल नवंबर में 44 साल पूरा हो जाएगा। इस बीच हमने जो एक तरह से इस विश्वविद्यालय ने जो यहाँ का अकादमिक जो ढांचा खड़ा किया वह बिल्कुल अलग तरह का है। और उस अकादमिक ढांचे को बनाने में जिसको हम लोग कहते हैं कि जो एक तरह से जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है कि सिर्फ हम बार बार कहा जाता है कि शिक्षा का जो खासियत होती है कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है। आधी शिक्षा क्लासरूम के बाहर होती है, और क्लासरूम के बाहर जो पूरा वातावरण जो बनाया जाता है वह कैसे शिक्षा हम छात्रों को देना चाह रहे हैं उसके बारे में एक तरह से उसी से पूरी शिक्षा का ढांचा पूरा तय होता है। आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात हुई कि जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो उस समय
यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर एक हमारा सेंटर हुआ करता था जिसमें रूसी भाषा की पढ़ाई होती थी। और वहीं कहा जाता है कि जिसको CRS के रूप में जाना जाता था, रूसी अध्ययन केंद्र बाद में बना, सेंटर फॉर एशियन स्टडीज बना। और वो प्रारंभिक हमारे विश्वविद्यालय का एक तरह से कहिए कि शिक्षा का केंद्र था। बाद में जब 1969 में जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और घोषणा हुई, तो वहाँ पर फिर 7 स्कूल की चर्चा हुई, जिसमें एक तरह से स्कूल ऑफ लैंग्वेज की बात थी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात थी, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात थी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस था, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस था, और इसी तरह से स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस था। और एक और स्कूल था, स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स करके था, जिसको आज हम लोग स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के रूप में जानते हैं। लेकिन आज इस पूरे विश्वविद्यालय का जो ढांचा आपके सामने है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। इस विश्वविद्यालय में कुल 10 स्कूल हैं और 3 स्पेशल सेंटर हैं। जो 10 स्कूल हैं उसमें पहला स्कूल है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान भी कहते हैं। यहाँ पर MA, MPhil और PhD की पढ़ाई होती है। और इसी तरह से MA, MPhil की PhD की जो पढ़ाई होती है उसमें MA तो 2 विषय में होता है। उसमें एक जो MA की पढ़ाई होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है, और दूसरी जो पढ़ाई MA की होती है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में होती है। ये एक कॉमन पाठ्यक्रम होता है जो यहाँ छात्र एडमिशन्स लेते हैं। वो इसमें उनका नामांकन 2 स्ट्रीम्स में, 2 विभाग में हम कहिए कि करते हैं, जिसमें खास तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर जोर दिया जाता है। और यहाँ पर एक तरह से एडमिशन छात्र MA में लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर MPhil और PhD की पढ़ाई होती है, जिसमें कनेडियन, US, लैटिन अमेरिका, यूरोपियन स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, आपका इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट, चीनी, जापानी, कोरियन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डिजार्मेंट, ज्योग्राफी, रशियन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, अफ्रीकन, और एक तरह से कहिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी। ये यहाँ के मतलब कहिए कि अध्ययन के क्षेत्र हैं, जिसमें जो छात्र स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एडमिशन लेते हैं उनका एक तरह से कहिए कि इन विषयों में वो विशेष अध्ययन करते हैं। मूल बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जो इस विश्वविद्यालय का है, यहाँ पर छात्रों को देश दुनिया के पूरे एकेडमिक ढांचे को ध्यान में रखकर जो पॉलिटिकल जो पूरी थ्योरी है, या जो पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, या कहे कि जो पूरी पॉलिटिकल जो चेतना, राजनीतिक चेतना जो हो सकती है, और जाहिर है कि उस पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को बनाने में अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की क्या भूमिका है, राजनीति की क्या भूमिका है, इन बातों पर एक तरह से फोकस दिया जाता है। दूसरा स्कूल जो है इस विश्वविद्यालय का, वह स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ है, भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान है। यहाँ पर विदेशी भाषाओं में जिसमें आपका फारसी है, अरबी है, जापानी है, कोरियाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, रूसी है, आपका इन विषयों में एक तरह से BA की पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर 3 और सेंटर हैं, जो एक लिंग्विस्टिक का सेंटर है, एक अंग्रेजी विभाग अंग्रेजी का सेंटर है, तीसरा भारतीय भाषाओं का सेंटर है। यहाँ पर MA, MPhil और PhD की पढ़ाई होती है। जैसे MA अंग्रेजी में आप कर सकते हैं, MA भाषा विज्ञान में कर सकते हैं, MA हिंदी में कर सकते हैं, MA उर्दू में कर सकते हैं। उसके बाद जो पढ़ाई होती है यहाँ पर MPhil और PhD की होती है, जिसमें लगभग जितनी भी भाषाएं हैं विश्व की, और जितनी भी मतलब भारतीय भाषाओं में आपका हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी है, इनमें एक तरह से MPhil और PhD की पढ़ाई होती है। तीसरा जो हमारा विश्वविद्यालय में जो तीसरा स्कूल है, वह स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है। और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में MA के स्तर पर आपका अर्थशास्त्र में इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इन विषयों में एक तरह से MA की पढ़ाई होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यह जो सोशल साइंस का जो स्कूल है, यहाँ पर जो MPhil और PhD है वो कई सारे विषयों में होता है। जैसे इतिहास में तो होता ही है, अर्थशास्त्र में भी होता है, राजनीति विज्ञान में होता है, समाजशास्त्र में होता है, शिक्षा में होता है, क्षेत्रीय जिसको रीजनल डेवलपमेंट कहते हैं वहाँ होता है, जिसमें 3 स्ट्रीम शामिल है। आपका भूगोल है, अर्थशास्त्र है और जनसंख्या है। और इसके साथ साथ आपका साइंस पॉलिसी है, दर्शन शास्त्र है, प्रौढ़ शिक्षा है।
और स्त्री अध्ययन और एक सेंटर फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एंड सोशल एक्सक्लूजन, ये नया हमारा विषय है जिसमें एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई छात्रों के लिए मतलब कराई जाती है। हमारे विश्वविद्यालय का जो चौथा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, जहाँ पर एमएससी और जहाँ पर एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। यहाँ पर एक तरह से कहिए कि मतलब एमफिल और पीएचडी में छात्र एडमिशन्स लेते हैं और जो पर्यावरण जो विज्ञान है पूरा, उसके बारे में बहुत ही गंभीर अध्ययन करते हैं। इसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय का जो अगला स्कूल है, जो पांचवा स्कूल है, वह स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज है। यहाँ पर एमसीए की पढ़ाई होती है और फिर आपका एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है और एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई होती है। और एक तरह से कहिए कि कंप्यूटर साइंस में जो उच्च स्तर का जो अध्ययन हो सकता है एमटेक और पीएचडी के लेवल पर, उसका अध्ययन और अध्यापन यहाँ पर कराया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो अगला स्कूल है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है, जहाँ पर एमएससी इन लाइफ साइंस की पढ़ाई होती है और इसी के साथ साथ एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। हमारा अगला स्कूल है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज है। यहाँ पर एमएससी इन फिजिक्स की पढ़ाई होती है और एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। आप एमएससी में यहाँ पर जो पढ़ाई होती है फिजिकल साइंस के स्कूल में, यहाँ पर 3 स्ट्रीम है। एक फिजिकल साइंस का स्ट्रीम है, दूसरा आपका केमिकल साइंस का है और तीसरा मैथमेटिकल साइंस का है। अगला स्कूल हमारा जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है। यहाँ पर एमए इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पढ़ाई होती है, जिसको कला और सौंदर्य शास्त्र का स्कूल कहा जाता है, संस्थान कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर एमफिल होता है, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। और एमफिल और पीएचडी भी यहाँ पर 3 क्षेत्र उसके हैं यहाँ पर, जिसमें पहला क्षेत्र है विजुअल आर्ट्स का है, दूसरा क्षेत्र सिनेमा स्टडीज़ का है और तीसरा जो क्षेत्र है थिएटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट का है। इसके बाद हमारा जो अगला स्कूल है वो स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेज का है, जहाँ पर एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई होती है। आपका जो एमटेक की पढ़ाई होती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और सिस्टम बायोलॉजी में होती है और पीएचडी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होती है। इसी तरह से हमारा जो अगला स्कूल है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पर पीएचडी की पढ़ाई कराई जाती है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे यहाँ 3 स्पेशल सेंटर है। पहला सेंटर है आपका स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पर पीएचडी की पढ़ाई होती है। दूसरा सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन है, जहाँ पर पीएचडी की पढ़ाई होती है। और तीसरा आपका जो हमारा सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज़ है, वहाँ पर एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। और एक और हमारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस है, जहाँ पर एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। तो ये जो हमारे सारे के सारे संस्थान हैं, मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ढांचा थोड़ा सा अलग तरह का है और जिस तरह का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, जैसा आपने गौर किया होगा कि हम यहाँ पर जो स्कूल्स के नाम हम कहते हैं, जो पूरा जिसको हम लोग कई जगह डिपार्टमेंट कहा जाता है, फैकल्टीज़ कहा जाता है या एरियाज़ कहा जाता है, हमारे यहाँ जो पूरा ढांचा है वो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज या स्कूल ऑफ लैंग्वेज है। हम स्कूल शब्द जोड़ते हैं और फिर हमारे जो विभाग, जिसको दूसरे विश्वविद्यालय में विभाग कहा जाता है, यहाँ पर विभाग कहने की बजाय हम उसको सेंटर कहते हैं। जैसे सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ या सेंटर फॉर मतलब रीजनल सेंटर फॉर फ्रेंच एंड जर्मन या रूसी स्टडीज़। तो कहने का अर्थ यह है कि इस पूरे एकेडमिक ढांचे में जो इस विश्वविद्यालय की खास विशेषता है कि हम लोग कहते हैं कि स्कूल और सेंटर, इसका बुनियादी अर्थ ये होता है कि हमेशा छात्रों को इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं या जो पढ़ाई आप करने जा रहे हैं, आप उसमें गहराई के साथ पढ़िए और उसका जो सोशल जो एस्पेक्ट्स है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और इसीलिए पूरे विश्वविद्यालय के जो ढांचे में जो पूरा एक तरह से कहिए कि स्ट्रक्चरल ढांचा है, वहाँ पर हम छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। जैसे आप गौर करेंगे कि इस विश्वविद्यालय के नामांकन की जब प्रक्रिया शुरू होती है, उसकी घोषणा फरवरी में करीब हो जाती है, 15 फरवरी के आसपास हो जाती है। और 15 फरवरी के आसपास जब घोषणा होती है तो छात्रों को इतना समय दिया जाता है कि वो 25 से 30 मार्च के बीच समय होता है। हर साल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 4-5 दिन, लेकिन आम तौर से कम
सवा महीना या 1 महीना छात्रों को समय होता है कि वह अपने हिसाब से ठीक से इसके मतलब जो हमारा एडमिशन्स का जो बुलेटिन है ठीक से उसका अध्ययन करें, ठीक से देखें और इस बात का जज करें कि वो किस विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर छात्र किसी भी विषय में पढ़ाई किए हों, स्नातक हों, उनको यह आज़ादी दी जाती है कि आपने अगर हिंदी में बीए किया है तो आप इतिहास में एमए कर सकते हैं। आपने अगर अंग्रेजी में बीए किया है तो आप एक तरह से हिंदी में एमए कर सकते हैं। अगर आपने अर्थशास्त्र में बीए किया है तो आप राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की सुविधा इस देश के किसी दूसरे विश्वविद्यालय में आपको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम लोग कहते हैं कि हम छात्रों को चाहते हैं कि उनको हर विषय की थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी एरिया कहते हैं, जिसको अंतर अनुशासन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपके पठन पाठन का ऐसा लक्ष्य हो जिसमें सिर्फ आप जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसी को नहीं पढ़ें, बल्कि आपके अध्ययन के क्षेत्र का विस्तार हो, आपके मन का विस्तार हो, आपके दिमाग का विस्तार हो और आपका जो माइंड है या आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वह अपने समय को ठीक से समझे, अपने समाज को ठीक से समझे और इसीलिए एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर यह आज़ादी दी जाती है कि जो छात्र किसी भी विषय में स्नातक हों, उनको यह आज़ादी दी जाती है कि वह किसी भी विषय में मास्टर डिग्री की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जो मास्टर करने आते हैं, जो उस विषय में बीए की पढ़ाई नहीं किए होते हैं, लेकिन यहाँ एडमिशन लेते ही उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, उनके विचार करने का तरीका बदल जाता है, उनके एक तरह से बात करने का लहजा बदल जाता है। आप देखेंगे कि ये सारा चीज़ तब संभव है कि कहीं ना कहीं यह मान कर चला जा रहा था कि इस विश्वविद्यालय का जो पूरा ढांचा बनेगा उसका एक जो चरित्र होगा वह राष्ट्र चरित्र होना चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय के राष्ट्र चरित्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया हो उसमें देश के या उस राज्य, उस स्टेट के या जो पूरा हमारा देश है, उस देश के हर भाग से छात्रों को एक तरह से इसमें एडमिशन की सुविधा मिले। और इसीलिए जो आपसे मैं कह रहा था कि फरवरी में हमारे विश्वविद्यालय के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। 15 फरवरी के आसपास देश के सारे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन आता है जिसमें से आप जिस विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और मार्च में 25-30 मार्च तक अप्लाई आप कर सकते हैं। और हमारी सारी परीक्षाएं जो होती है वह मई में 15 से 25 मई के बीच में आयोजित होती है, जो नामांकन के लिए जो प्रवेश परीक्षा जिसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं होती है। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में एक खास बात पर जो यह विश्वविद्यालय जो ध्यान देता है कि आखिर किसी भी विश्वविद्यालय का राष्ट्र चरित्र कैसे बनेगा। राष्ट्र चरित्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय के पास छात्र नहीं आए बल्कि विश्वविद्यालय छात्रों के पास जाए। आप गौर करेंगे कि आम तौर से इस विश्वविद्यालय का जो ढांचा रहा है, जब से विश्वविद्यालय बना है 1983 के बाद यहाँ पर एक प्रवेश परीक्षा की मतलब पूरे कहिए कि मतलब पूरे देश के स्तर पर शुरू हुई प्रक्रियाएं। पहले भी यहाँ परीक्षाएं होती थी, पहले छात्रों दिल्ली आते थे, दिल्ली में परीक्षाएं होती थी, फिर यहाँ नामांकन ले लेते थे। लेकिन 80 के बाद लोगों ने महसूस किया कि जिस लक्ष्य को लेकर के इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है उसको पूरा करने के लिए कम से कम समुदाय के बीच जाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए 83-84 के बाद जो एक राष्ट्र स्तर की परीक्षाएं शुरू हुई, उसके लिए विश्वविद्यालय ने जो सबसे बड़ा काम किया कि देश के जितने भी राज्य थे उन राज्य की जो राजधानियां थी, जैसे बिहार की राजधानी पटना है या आप बॉम्बे की राजधानी, बॉम्बे आपका महाराष्ट्र की राजधानी है, या इसी तरह से आपका गुजरात हुआ या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हुआ या फिर आपका मध्य प्रदेश हुआ। तो जितने भी राज्य थे हमारे देश में, उन राज्य की राजधानियों में एक तरह से इस विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश परीक्षा के केंद्र बनाने शुरू किए। और आप गौर इस बात पर ध्यान देंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात हुई, धीरे धीरे एक तरह से इस विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए
एक तरह से छात्रों को मौका मिला। छात्रों को परीक्षा देने के लिए दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे फॉर्म भरते थे, मार्च के बाद उनके पास एडमिट कार्ड पहुंचते हैं और 15 मई से 25 मई के बीच जो हमारी परीक्षाएं होती थी, छात्र अपने प्रवेश पत्र ले करके जो उन्होंने अपना सेंटर पसंद किया है। एक बात ध्यान देंगे कि इस विश्वविद्यालय की जो सबसे खासियत है कि छात्रों पर कभी भी इस बात के लिए दबाव नहीं दिया जाता है कि वह विश्वविद्यालय के अनुसार अपने सेंटर को भरे, बल्कि विश्वविद्यालय इस बात की कोशिश करती है कि छात्र की जो सुविधाएं हैं, कि छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो। और इसके पीछे जो बुनियादी मकसद था कि हम चाहते थे, यह विश्वविद्यालय चाहता था कि एक तरह से छात्रों के अंदर एक राष्ट्र चरित्र का विकास हो। इस राष्ट्र चरित्र के विकास के लिए ज़रूरी था कि विश्वविद्यालय कई स्तर पर छात्रों के बीच जाए और इस प्रवेश परीक्षा के जरिए कहीं ना कहीं एक तरह से इस विश्वविद्यालय ने ऐसी पहल की कि देश के लगभग जितनी भी बड़े बड़े शहर हैं, देश की राजधानी, और फिर जहां लगा कि एक खास क्षेत्र से छात्रों की अधिक संख्या आ रही है, तो उस खास विशेष क्षेत्र में अगर एक देश के एक राज्य में अगर हमने एक सेंटर बनाया है विश्वविद्यालय ने, तो अगर उस विश्वविद्यालय उस सेंटर में एक खास उस राज्य के खास क्षेत्र से अगर अधिक संख्या में छात्र आ रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी ने कोशिश की कि एक दूसरा भी परीक्षा का केंद्र उस राज्य में बनाया जाए, जिससे कि छात्रों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में बहुत दिक्कत नहीं हो। और इसीलिए आज अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहले परीक्षा लखनऊ में होती थी, बाद में विश्वविद्यालय ने इलाहाबाद में परीक्षाएं आयोजित करनी शुरू की। उसके बाद लगा कि बनारस तरफ से काफ़ी छात्र आ रहे हैं, तो फिर विश्वविद्यालय ने बनारस में भी एक परीक्षा केंद्र बनाया। और फिर लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं, तो फिर यह इस विश्वविद्यालय ने गोरखपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाया। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बीच में फिर बरेली सेंटर हमारा बना। इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक समय में सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र हुआ करता था, आज के डेट में आप कह सकते हैं कि लखनऊ परीक्षा केंद्र है, बरेली परीक्षा केंद्र है, इलाहाबाद है, बनारस है, गोरखपुर है। तो कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों की हिस्सेदारी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हो, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सके। और इसीलिए मतलब इतने सारे परीक्षा केंद्र का निर्माण किया गया। इसी तरह से बिहार की बात करेंगे तो बिहार में पटना में सेंटर है, कटिहार में सेंटर है, रांची में सेंटर है। रांची की राजधानी, अब तो रांची तो राजधानी है झारखंड की। तो इस तरह से अधिक संख्या में छात्रों की भागीदारी के लिए ऐसे सेंटर बनाए गए। और इसीलिए 15 से 25 के बीच हमारी सारी परीक्षाएं होती है इस विश्वविद्यालय की। और फिर उसके बाद 30 जून के आसपास जो हम परीक्षाएं यह विश्वविद्यालय आयोजित करती है, 30 जून के बाद एक तरह से कहिए कि 30 जून के आसपास या जुलाई के पहले सप्ताह में एक तरह से धीरे धीरे हम सब रिजल्ट निकलना शुरू होता है। और हमारे यहाँ नामांकन की जो प्रक्रिया है वह 21 जुलाई से शुरू हो जाती है। 21 जुलाई से को हमारा सेमेस्टर एक तरह से कहिए कि एंड होता है और 22 जुलाई से नए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। 22 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक, कभी 28 जुलाई तक डेट होता है, फिर उसके बाद कुछ एक्सटेंडेड डेट होता है। कहने का अर्थ है कि 22 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त के बीच में नामांकन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है और इस बीच हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है सारे में। तो बुनियादी तौर पर आप कहेंगे कि विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम, जो पूरा नामांकन का जो ढांचा है वह फरवरी में शुरू होता है, 15 फरवरी के आसपास। 25-30 मार्च तक उसका आखिरी डेट होता है अप्लाई करने का। मई महीने में परीक्षा होती है 15 से 25 मई के बीच में। 30 जून के आसपास विश्वविद्यालय एक तरह से प्रवेश परीक्षा के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसका एक तरह से अनाउंसमेंट शुरू कर देता है। और 10 जुलाई तक आते आते लगभग एक तरह से कहे कि हर विषय का जो प्रवेश परीक्षा के जो परिणाम होते हैं एक तरह से वह निकल जाते हैं। और फिर छात्रों को मेल के द्वारा, छात्रों को टेलीग्राम के द्वारा, छात्रों को एक तरह से जो भी पोस्ट के द्वारा उनको सूचना दी जाती है कि आपका एडमिशन यहाँ हो गया। अब तो खैर वेबसाइट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पर जा कर के आप जो भी जानकारी चाहते हैं विश्वविद्यालय के बारे में, आप उसको यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है www.jnu.ac.in, आप इस पर जा कर के आप एडमिशन के बारे में भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जो मैं जो बात बार बार जिस पर मैं जोर देना चाह रहा था कि आखिर इस विश्वविद्यालय का ढांचा आखिर ऐसा क्यों है, मतलब जिसमें राष्ट्र चरित्र की बार बार चर्चा कर रहा था कि किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका क्या होती है। आप जवाहरलाल नेहरू के उस कथन को याद करिए कि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि विश्वविद्यालय की विशेषताएं होती है मानववाद, सहिष्णुता, तर्कशीलता, विचार का साहस और सत्य की खोज। विश्वविद्यालय का काम है उच्चतर आदर्शों की ओर मनुष्य जाति की सतत यात्रा को संभव करना। राष्ट्र और जनता का हित तभी हो सकता है जब विश्वविद्यालय ठीक से अपने दायित्वों का निर्वाह करे। मैं कहूँगा जोर दे करके कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक तरह से विश्वविद्यालय का यह जो एक तरह से मानक होता है कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि छात्रों के अंदर साहस का भाव पैदा हो, या छात्र के अंदर तर्कशीलता की पद्धति पैदा हो, या छात्रों के अंदर एक तरह से एक ऐसा राष्ट्र चरित्र का निर्माण हो जो वह एक तरह से उस राष्ट्र निर्माण के जरिए एक तरह से एक ऐसे बेहतर समाज के निर्माण में एक तरह से इस देश को मदद करे जो वाकई एक अच्छा देश बन सके। और इसीलिए जिस राष्ट्र एकता की बात मैं आपसे कह रहा था उसको थोड़ा सा आप चाहें तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में एक तरह से जो सबसे बड़ी खासियत है कि जितने छात्रों का यहाँ पर एडमिशन्स होता है, यह विश्वविद्यालय सभी छात्रों को एक तरह से रहने के लिए आवास देता है, मतलब हॉस्टल देता है। और जाहिर है कि हॉस्टल में खान पान से लेकर के खेल कूद की सारी सुविधाएं मौजूद होती है। और इसीलिए जो सबसे बड़ी बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का जो पूरा ढांचागत है, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में मैं कह रहा था कि दक्षिण में एक तरह से प्राचीन अरावली की जो पहाड़ियाँ उस पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आप गौर करें कि विश्वविद्यालय अरावली की पहाड़ी पर बसा हुआ है और अरावली पहाड़ी का रेंज बहुत लंबा होता है। लोग कहते हैं कि हिमाचल से लेकर के, हिमालय से लेकर के लंबा दूरी तक फैला हुआ है। और इस रेंज पर जाहिर है कि मतलब एक पूरा इस अरावली पहाड़ी का जो पूरा क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, कही कि वो मतलब पूरा कई राज्यों को पार करते हुए चलती है। कहने का अर्थ यह है कि इस विश्वविद्यालय में जब एक तरह से जब ढांचा बनाया गया तो यहाँ के एकेडमिक ढांचे में भी इस बात को ध्यान में रखा गया। और इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी स्कूल हैं वो स्कूल जो हैं अपने चरित्र के आधार पर हैं। यहाँ पर स्कूल एक तरह से किसी नेता के नाम पर नहीं है। यहाँ पर जितने भी मतलब हमारे मतलब सभागार होते हैं किसी नेता के नाम पर नहीं है। यहाँ पर जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस ऑडिटोरियम है, स्कूल ऑफ कहीं कि आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स ऑडिटोरियम है, यह हमारा कमिटी रूम नाम होता है, या स्कूल ऑफ सोशल साइंस कमिटी रूम है, या कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर एक भी इमारत का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। फिर आप सवाल करेंगे कि आखिर मतलब क्या कैसे है। आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बात इस विश्वविद्यालय को लोग कहते हैं कि हमारे जो मतलब पार्थसारथी साहब थे, वाइस चांसलर जो थे विश्वविद्यालय के, और एक तरह से कहिए कि मतलब इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात थी कि इस पूरे मतलब ढांचे में जो हमारे कहते हैं कि शुरुआत में जो प्रोफेसर मुनीस रजा थे, इन लोगों ने कुछ ऐसा मतलब व्यवस्था की कि इसका राष्ट्र चरित्र बन सके। और इसके लिए इन्होंने जो छात्रावास थे उनका नाम भी इन लोगों ने मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा। इस विश्वविद्यालय को इंटरनल ढांचे में या आंतरिक ढांचे में 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक आपका उत्तराखंड है, दूसरा दक्षिणापुरम है, तीसरा पूर्वांचल है, चौथा पश्चिमावाद है। और आप ध्यान देंगे कि उत्तराखंड में 3 हॉस्टल हैं छात्रों के रहने के लिए। पहले हॉस्टल का नाम है गंगा, झेलम और सतलज। दक्षिणापुरम में भी 3 छात्रावास हैं। पहला है कावेरी, पेरियार और गोदावरी। पूर्वांचल में 2 छात्रावास हैं, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है और महानदी हॉस्टल है, और एक और शुभनसिर के नाम पर भी एक हॉस्टल है। और पश्चिमाबाद में जो हॉस्टल्स हैं उनके नाम है नर्मदा हॉस्टल, ताप्ती हॉस्टल, साबरमती हॉस्टल, माही मांडवी, लोहित लोनी, चंद्रभागा, सिप्रा, कोयना। अब थोड़ा सा गौर करिए, ये सारे जो नाम मैंने हॉस्टल्स के लिए, छात्रावास के नाम लिए, ये सारे के सारे नाम नदियों के ऊपर है, या सारे के सारे नदियों के नाम हैं। और नदियों के नाम होने का मतलब कि ये सिर्फ नदियाँ उत्तर भारत की नदियाँ नहीं हैं, या सिर्फ दक्षिण भारत की नदियाँ नहीं हैं।
या सिर्फ पूर्वी भारत की नहीं है या पश्चिम भारत की नहीं है, बल्कि इस देश की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के नाम पर छात्रावास को रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सिटी ने जो ढांचागत जो बुनियाद रखी उससे इस बात को ध्यान में रखा कि नदियां या नदियों के नाम सिर्फ नदी के नाम नहीं होते हैं। नदियां एक तरह से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो भारत की जो ऐतिहासिक विरासत है, या भारत की जो कहिए कि मतलब जो पूरी सामाजिक विरासत है, ये नदियां उसका एक तरह से प्रतीक हैं। अगर आप भारत के सांस्कृतिक इतिहास को जानना चाहते हैं या भारत के सामाजिक इतिहास को जानना चाहते हैं तो आप नदियों के इतिहास को भी देखिए। और कहीं ना कहीं नदियों के इतिहास के नाम पर रखने के सहारे एक तरह से इस विश्वविद्यालय ने जो सबसे बड़ा काम किया कि कहीं ना कहीं छात्रों को उस पुरानी या ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ा या उस सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा जो इस विश्वविद्यालय की सबसे खासियत है। और इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो छात्रों की जो पूरी मानसिकता होती है कि वह अनेकता में एकता का बोध कराती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो बार बार कहा जाता है कि जो एक तरह से एकता होती है वो डाइवर्सिटीज में होती है। और इसीलिए यहाँ के छात्र मतलब तरह तरह के देश के तरह तरह के मतलब जगह जगह से आते हैं। अनेक प्रांत के लोग आते हैं, उनकी बोली अनेक होती है, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, उनका सामाजिक संस्कार अलग होता है, उनकी राजनीतिक विचार अलग होते हैं, उनका क्षेत्रीय एक तरह से जो क्षेत्रीय विशेषताएं होती है जिसमें खान पान ये कहा जाता है कि अलग अलग होता है। तो जब हॉस्टल में आते हैं तो वहाँ पर आकर के उनको यह दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर तो जो पूरा हॉस्टल है वो तो छात्र एक तरह से गवर्न कर रहे हैं। यहाँ पर खान पान के लिए छात्रों की मेस कमेटी होती है, उनके खेलकूद के लिए रिक्रेशंस कमेटी होती है, और आप यह कहिए कि उसमें छात्रों को ठीक ठाक चलाने के लिए, वार्डन्स की मदद करने के लिए छात्रों का एक हॉस्टल कमेटी होती है। ये तीनों कमेटी में 6-6 छात्र होते हैं, मतलब 18 छात्र मिल करके 1 साल के लिए उनका चुनाव होता है। ये मिल करके एक तरह से इस यूनिवर्सिटी के मतलब यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल को चलाते हैं। उसमें उनका एक प्रेसिडेंट भी होता है और ये 18 छात्र और एक प्रेसिडेंट मिल करके इस हॉस्टल के पूरे ढांचे को खड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ही ये सारा तय होता है, आप यह भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर खान पान का जो पूरा मेन्यू होता है, जो मील्स होते हैं, वो सारा छात्र ही तय करते हैं। उनको ब्रेकफास्ट क्या करना है, उनको लंच क्या करना है, उनको डिनर क्या करना है। ये यूनिवर्सिटी तय नहीं करती है, ये छात्र बैठ करके तय करते हैं। और इस तय करने में जो हॉस्टल्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं, मेस कमेटी के, इस बात को पूरा ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर उन खान पान की उन समस्त चीज़ों को एक तरह से प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि छात्र देश के जिस हिस्से से आए हों, अगर कोई दक्षिण का छात्र है तो उसको मतलब इडली सांभर भी खाने को मिले, कोई उत्तर भारत का छात्र है तो उसे खिचड़ी भी खाने को मिले, कोई अगर पश्चिम से आया है या कहीं से आया तो उसको रोटी दाल चावल के साथ साथ ये खान पान तरह तरह से मिले। और कोई विदेशी छात्र है तो यह भी कोशिश होती है कि उसके खान पान के मेनू में एक ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं खान पान के स्तर पर एक तरह से खास तरह की एकता इस छात्रों को एक तरह से छात्रावास में रहने के दौरान उनकी बननी शुरू होती है। और यह जो उनकी आपसी एकता होती है धीरे धीरे एक खास तरह के माइंडसेट के रूप में विकसित होती है। आप गौर करेंगे कि कहा जाता है कि मतलब हम लोग बार बार कहते हैं कि छात्र का जेएनयू में जो छात्रों का अध्ययन होता है क्लासरूम में जितना होता है उससे अधिक क्लासरूम के बाहर होता है। या अनेक तरह के पॉलिटिकल मतलब संगठन है, छात्रों का संगठन है, विदेशी छात्रों का संगठन है, या और भी मतलब दूसरे तरह के छात्र संगठन है। ये सारे के सारे छात्र संगठन दिन प्रतिदिन या रोजाना कहे कि कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और छात्रों को एक तरह से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सचेत करने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो पूरा जो एक तरह से ढांचा है उसमें इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों की सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है। कहा जाता है कि जो विश्वविद्यालय होता है, लोग कई बार भ्रम पालते हैं कि प्रशासन की हम चलाते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं बार बार कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए होता है। छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक होते हैं और अध्यापक और छात्रों को सहयोग देने के लिए एक तरह से मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं और सदस्य होते हैं। ये तीनों मिल करके किसी भी विश्वविद्यालय के चरित्र का निर्माण करते हैं। तो जेएनयू का जो पूरा ढांचा है उस ढांचे में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि छात्र, कर्मचारी और जो शिक्षक है उनके आपसी जो एकता है वो एक तरह से जैसी बनी रहे।
और इसीलिए कई सारे जब मूवमेंट होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में तो उसमें छात्र, अध्यापक और कर्मचारी तीनों एक साथ मिल करके उस मूवमेंट को चलाते हैं। और इससे सिर्फ जो सामाजिक जो मसले वहीं हल नहीं होते हैं, बल्कि जो एकेडमिक जो मसले हैं, जो शिक्षा का सवाल है, उसका भी गहरा संबंध कहीं ना कहीं इस पूरी सामाजिक कहिए कि पहल और विकास की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी विश्वविद्यालय सिर्फ नामांकन ही नहीं देता है, किसी छात्र को एडमिशन ही नहीं देता है, बल्कि उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है। और मैं कहूँगा कि जेएनयू ऐसा माहौल देता है कि छात्र एक अच्छा नागरिक बने, उनका एक राष्ट्रीय चरित्र। दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जेएनयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? जेएनयू के अंदर एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है? अच्छा, एडमिशन में दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा कि फरवरी में 15 के आसपास यहाँ नामांकन के लिए विज्ञापन निकलता है, जिसमें आपका सारा लिस्ट होता है कि यहाँ क्या क्या विषय की पढ़ाई होती है। और आप उसमें देखते हैं कि आपने जिस विषय में, जैसे आपने किस विषय में बीए किया है, एमए किया है? डिस्कनेक्ट हो गया जी। तो उसमें होता है कि आप विज्ञापन को ध्यान से देखें और फरवरी में और फॉर्म भरें। और परीक्षाएं हमारी मई में शुरू होती है, 15 से 25 मई के बीच होती है। आप जब भी फॉर्म भरें विश्वविद्यालय में, उसी समय एक क्वेश्चन पेपर भी हम पुराने 10-5 साल के देते हैं। तो आप फॉर्म भरने के साथ जो भी जमा करें, आप क्वेश्चन पेपर जरूर मंगाएं यूनिवर्सिटी से, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें और तैयारी बढ़िया से करें। और मई में परीक्षा होती है, 15 से 25 मई के बीच में आप परीक्षा दें। आप परीक्षा में पास हो जाएंगे तो 30 जून से लेकर के जुलाई के 10-12 तक हमारे रिजल्ट आ जाते हैं। और उसके बाद जब आप पास होते हैं तो आपका एडमिशन 22 जुलाई से शुरू होता है। तो सारी प्रक्रिया जो एडमिशन्स की है वो 15 फरवरी के आसपास घोषणा होती है और 15 से 25 मार्च के बीच फॉर्म भरने का समय होता है। आपको कम से कम 1 महीना समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए और जमा करने के लिए। तो ये ध्यान में रखना, फरवरी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, आपका मई में परीक्षाएं होती हैं नामांकन के लिए, और जुलाई के फर्स्ट वीक में सारे रिजल्ट लगभग आ जाते हैं और 22 जुलाई से आपका नामांकन शुरू होता है। आप इसके लिए जेएनयू के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगी, www.jnu.ac.in। तो वहाँ पर सारी जानकारी डिटेल्स से मिल जाएगी आपको। ओके। तो मैं आपसे कह रहा था कि जेएनयू की जो सबसे खासियत है कि हम लोग सिर्फ शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसे छात्र का निर्माण करें जो एक बेहतर दुनिया, बेहतर समाज बनाने में मदद करें। और इसीलिए यहाँ पर छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण में एक तरह से सामाजिक चेतना पर बहुत जोर दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब एक तरह से जब लड़का या कोई छात्र यहाँ से पढ़ करके निकले तो अपने समाज को, अपने देश को एक इकाई के रूप में मत देखे, एक सिंगल यूनिट के रूप में मत देखे, राजस्थान से दर्शक, बल्कि वह एक तरह से पूरे सामूहिक इकाई के रूप में। राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जेएनयू में फूड साइंस से रिलेटेड भी पीजी कोर्सेज हैं? जेएनयू में कौन कौन सब्जेक्ट्स में? अच्छा, जेएनयू में जो पढ़ाई आपने किस विषय में बीए किया है, एमए किया है? जेएनयू में लगभग हर विषय की पढ़ाई होती है। ओके जी। तो मुख्य तौर पर एक बार बता दीजिए ताकि जो लोग नहीं सुन पाए हों उनको जानकारी। जैसे जेएनयू में आपके 10 स्कूल हैं और 3 स्पेशल सेंटर हैं। आपका पहला स्कूल है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, जहाँ पर राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पढ़ाई होती है। यहाँ पर एमए 2 विषय में होता है, एक एमए इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और दूसरा एमए इन इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र में और राजनीति में, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ाई होती है। और एमफिल मतलब 3 लेवल की पढ़ाई होती है, एमए, एमफिल और पीएचडी की। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आपका लगभग सभी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होती है। बीए से पढ़ाई शुरू होती है, उसके लिए आपका 10+2 में 45%, 45% नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो समस्त भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में सिर्फ हिंदी, अंग्रेज़ी, आपका उर्दू, ये 3 भाषाओं की पढ़ाई होती है। और तमिल में एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है, हिंदी अनुवाद एमफिल और पीएचडी का होता है। ऐसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आपका अर्थशास्त्र,
इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों में एमए की पढ़ाई होती है। लेकिन जो कुछ और जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है, जिसमें आपका रीजनल जो डेवलपमेंट का स्कूल है वहाँ पर उसमें 3 स्ट्रीम है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो उसी स्कूल में सोशल साइंस में आपका दर्शन शास्त्र की भी पढ़ाई होती है एमफिल पीएचडी के स्तर पर। प्रौढ़ शिक्षा है, वहाँ पर स्त्री अध्ययन है और डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो है वहाँ पर सिर्फ एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। और स्कूल ऑफ कंप्यूटर और सिस्टम में आपका एमसीए की पढ़ाई होती है और एमफिल और पीएचडी और एमटेक की पढ़ाई होती है। लाइफ साइंस में एमफिल और पीएचडी और एमएससी की पढ़ाई होती है। फिजिकल साइंस में एमएससी इन फिजिक्स होती है पढ़ाई और फिर पीएचडी की पढ़ाई होती है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में एमए की पढ़ाई होती है, एमए इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। और जो रिसर्च होता है एमफिल पीएचडी का, उसमें 3 एरिया है। आपका विजुअल आर्ट्स है, दूसरा आपका सिनेमा स्टडीज है, तीसरा थिएटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट है आपका। और इसी तरह से आपका हमारे यहाँ 3 जो सेंटर है मॉलिक्यूलर मेडिसिन का है, उसमें सिर्फ पीएचडी की पढ़ाई होती है। और संस्कृत सेंटर में एमए संस्कृत में होता है, एमफिल पीएचडी की पढ़ाई भी होती है। और लॉ एंड गवर्नेंस जो हमारा है उसमें एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है। 2 और स्कूल हैं, बायोटेक्नोलॉजी है जहाँ पीएचडी की पढ़ाई होती है, और फिर एक स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेज है जहाँ पर एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई होती है। तो ये कुछ हमारे संक्षिप्त जानकारी आपके लिए है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि डिटेल्स में आप देखना चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ज़रूर देखें, उसमें आपको मतलब डिटेल्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि इंटरडिसिप्लिनरी है, तो खास करके जो साइंस में कोर्स किया हो, बीएससी या ऑनर्स किया हो और वो लॉ ऑफ गवर्नेंस में आना चाहे या कोई दूसरे स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसमें कोई खास नहीं। अगर उसने अगर एमए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बीए किसी भी विषय में आप हों, आप एमए किसी भी विषय में कर सकते हैं। बस इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि आप अगर किसी भी विषय में आपने अगर बीए किया है तो आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनका है कि अगर आप साइंस से हैं उसमें इस पर बात करेंगे सर। एक उत्तराखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सर मुझे पीएचडी करनी थी ज्योग्राफी से। हेलो जी जी पूछिए। मुझे पीएचडी करनी थी ज्योग्राफी से। पीएचडी किस में करना चाहते हैं? तो अगर मैं जीटीयू से करना हूँ तो मुझे मतलब किस विषय में पीएचडी करना चाह रहे हैं आप? नहीं आवाज आ रही सर, सॉरी, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे सर कि जैसे आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए इकोनॉमिक्स में करना चाह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 3 क्राइटेरिया बना रखी है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में बीए किया है तो आपका 50% बीए में होना चाहिए। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज में आपने बीए किया है, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, तो उसमें 55% होना चाहिए। अगर आप साइंस से आपने बीए किया है तब आपको 60% होना जरूरी है। ये थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन मोर ओवर मास्टर में एडमिशन के लिए आपका 50% होना जरूरी है, आप किसी भी विषय के हों। और एमफिल पीएचडी के लिए आपका मतलब 55% होना चाहिए। दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा नाम हेलो जी जी सवाल पूछिए। सर मेरा नाम पंकज है सर। और ओके जी पंकज जी, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता कि हेलो जी जी सुन रहे हैं, आप सवाल कंप्लीट करिए। मैं ये पूछना चाहता था सर कि मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। ठीक है। तो मैंने अभी एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था, एंट्रेंस मैंने दे दिया इसका, जेएनयू का। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि इसमें मेरा हिंदी माध्यम था, तो मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर सकता हूँ वहाँ पर? हाँ, इसमें थोड़ा सा है कि आपकी पढ़ाई का तो अभी अंग्रेजी में होती है, लेकिन आप अपने सारे जो क्वेश्चन आंसर लिखना होता है आप हिंदी में कर सकते हैं। आप सेमिनार हिंदी में दे सकते हैं, टर्म पेपर हिंदी में दे सकते हैं, आप हिंदी में मतलब असाइनमेंट सारे कर सकते हैं। कुछ टीचर हिंदी में भी क्लास लेते हैं, लेकिन अधिकांश टीचर अंग्रेजी में क्लास लेते हैं। वो थोड़ा सा हमारा एजुकेशन माध्यम जो है अंग्रेजी है,
लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो रही है कि टीचर हिंदी में भी लेक्चर दें आपको, और कुछ टीचर हिंदी में लेक्चर देते हैं। ओके। लेकिन आप अपने परीक्षा में सारे जो असाइनमेंट है, जैसे क्वेश्चन पेपर लिखना या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना, ये सारा काम आप हिंदी में कर सकते हैं। आप एक हरियाणा से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन वो यूनिवर्सिटी से की है। ओके जी, तो सर मैं अभी आगे के लिए एडमिशन में चाहता हूँ। इग्नू से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो क्या जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आपने अगर फॉर्म भरा होगा या नहीं भी भरा होगा तो अगले साल भरेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपका एमए के लिए 50% होना बहुत ज़रूरी है नंबर। आप किसी भी विषय से बीए किए हो, आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब किसी भी विषय में ले सकते हैं। लेकिन आपको हमारी प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। आप प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं तो मान कर चला जाता है कि आप मतलब अच्छे छात्र हैं और आपका एडमिशन हो सकता है उस विषय में। ओके। तो इसमें कोई ये नहीं कि आप कहाँ से नहीं, किया, कोई बैरियर डिस्टेंस नहीं है। मोड से किए हों? जी जी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी मोड से हो, बस आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैंने बीकॉम किया है और मैं एमकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूँ। इसलिए जो है जेएनयू में सर इंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर मेरिट के बेस पे होता है एडमिशन? नहीं, जेएनयू में सारा एडमिशन प्रवेश इंट्रेंस के द्वारा होता है। मतलब कोई भी एडमिशन मेरिट पर नहीं होता है। सबको परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। आपने अगर बीकॉम किया तो आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एमकॉम की पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर। ओके। तो एमकॉम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ओके। तो एमकॉम का किसी भी तरह का यहाँ नहीं है? नहीं, एमकॉम की पढ़ाई हमारी। और बीकॉम वाले इकोनॉमिक्स में अगर जिसको हाँ, जेएनयू से ही बिल्कुल। करना चाहता हो तो उसमें कर बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बस उनका 50% होना चाहिए उनको, क्योंकि उनको कॉमर्स है तो उनको माना जाएगा कि वो संबंधित विषय में ही है। ओके। क्योंकि कुछ लोग का कहना मानना होता है कि नहीं, हम जेएनयू से करें। हाँ ऐसे भी बिल्कुल, छात्र हैं। इकोनॉमिक्स बहुत हमारे यहाँ अच्छा सेंटर है। इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ 2 जगह से होता है। एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में होता है, जहाँ पर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आप एमए कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा जो स्पेशल सेंटर इकोनॉमिक्स का है, वहाँ से भी आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेस राजस्थान से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। Good afternoon, Mr. Savi sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछिए। Sir, I am calling from Rajasthan. I have completed my MA exam in public administration वेरी गुड। and I am JRF selected from NET JRF clear. So I want to do the PhD program in public administration. Is it possible for me to get the admission in JNU for नहीं, PhD in public administration? जेएनयू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन वाला जो स्कूल है, एजुकेशन एक हमारा सोशल साइंस में सेंटर है, जहाँ जाकिर हुसैन सेंटर है, वहाँ पर आप मतलब पीएचडी का में आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पीएचडी के लिए आपके पास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। और नहीं, फिर और चर्चा करेंगे, ये अच्छा है क्वेश्चन है। लेकिन पहले हम लोग हरियाणा से एक दर्शक उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो जेएनयू में सर हमारा इंटरेस्ट है सर एडमिशन के लिए, तो उसमें सर क्या क्या आता है? मैं एडमिशन लेना बता सकते हैं कि मेरे को स्टडी की करनी चाहिए सर, इंटरेस्ट है कोचिंग के लिए या कुछ है कि मैं वहाँ पर कंफर्म? इनका क्वेश्चन तैयारी कैसे करें एडमिशन के लिए जेएनयू में, क्या वैसी भी देखिए, व्यवस्था कुछ है? जब भी फॉर्म भरे फरवरी के महीने में, तो आप यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर जरूर मंगाएं उस विषय के। आप 5 साल का 10 साल का मंगाइए और उसके हिसाब से तैयारी करिए। यहाँ पर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, कुछ लोग गाइड करना शुरू कर दिए हैं कि जेएनयू एडमिशन के लिए इस तरह से करें, क्या उसका कोई लाभ है या सिर्फ? हमें लगता है कि जेएनयू की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत मदद नहीं करते हैं आपके। आपका जो सेल्फ स्टडीज है वही मदद करेगा कि जो नेचर ऑफ आंसर होना चाहिए, तो क्या उसमें डेप्थ एंड ब्रेड्थ दोनों चाहिए, या किस तरह से आप लोग जांचते हैं, आकलन करते हैं कि नहीं इस स्टूडेंट को लेना है? उसमें 2 चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि एक तो आप उत्तर जो पूछा गया आपने सीधे सीधे उत्तर दे दिया। दूसरा होता है कि आपका उत्तर देने का तरीका क्या है। आप उत्तर देने में किसी खास पद्धति का प्रयोग करते हैं, मेथोडोलॉजी का करते हैं, या फिर ऐसे ही आप उत्तर दे देते हैं। तो जब ही आप किसी मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, किसी पद्धति का, तो आपका उत्तर बिल्कुल बदल जाता है।
ठीक है। ठीक उसी तरह से कि जो भी सवाल मतलब का एक जवाब लॉजिकल वे में चाहिए होना कि चाहिए उसका मतलब कोई सोशल बेस भी है या कोई लॉजिकल होने का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। क्रिटिकल तो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो क्रिएटिविटी वाले हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनके लिए कितना रास्ता ओपन है जेएनयू में? नहीं, काफ़ी ओपन। मैंने कहा कि ऐसा मत मान के चलिए कि जो आप क्रिएटिविटी है वो भी एनालिटिकल भी होती है क्रिएटिविटी, और वो भी डेप्थ में जाती है। और कोई भी क्रिएटिविटी बिना आइडियोलॉजी के, बिना मेथोडोलॉजी के नहीं बनती है। ये सारी विशेषताएं भी अपने आप एक खास पद्धति निर्मित करते जाती है। सवाल है कि आप जब उत्तर लिखते हैं तो उसका सोशो पॉलिटिकल भी एक खास नज़रिया रखें, देखें कि उस सवाल का, जाहिर है कि साइंस में ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन जो सोशल साइंस के विषय हैं उसमें सोशल और पॉलिटिकल पक्ष होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो लिख रहे हैं उसका उत्तर को पढ़ करके एक आदमी सामाजिक रूप से कितना सचेत हो सकता है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इस यूनिवर्सिटी में जो खास बात पर जोर दिया गया था कि वो छात्रों के अंदर एक खास प्रकार की सामाजिक चेतना का निर्माण करना चाहते हैं कि उस लड़के का, उस छात्र का एक राष्ट्रीय चरित्र बन सके। और राष्ट्रीय चरित्र बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो समाज की समझ आपकी हो। और मैं पुनः उस प्रश्न में आना चाहूँगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, उसके लिए जो स्कूल ऑफ गवर्नेंस है, क्या उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉलेज वो ग्रहण किए हैं उसका उपयोग वो कर सकें? अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जेएनयू में जो विषय हैं, जैसा जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के विषय होते हैं, ठीक ठीक वैसे ही नहीं है। ओके। और वैसा इसलिए नहीं कि यहाँ पर हर चीज़ को एक तरह से 2-3 डिसिप्लिन से जोड़ के पढ़ाई होती है, तो आपको वैसा बिल्कुल ठीक ठाक नहीं दिखाई। बिहार से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम केशव कुमार है जी। मैं दिल्ली में बीएमएलटी करना चाहता हूँ। बीजेएमसी? मुझे कुछ जानकारी चाहिए, एडमिशन कराना है। कि हम लोग बिहार से पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, एग्जाम दिया इंटर का। ओके, तो बीजेएमसी आप करना चाहते हैं? मेडिकल का तैयारी करना चाहता हूँ। ओके, मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं। मेडिकल के लिए तो आपको फिर वो तो हर जगह उसके मतलब इंस्टीट्यूट हैं ही तैयारी करने के लिए। और अगर इंटरमीडिएट के बाद है उसके लिए तो जेएनयू नहीं, अगर स्नातक कर चुके हैं उसके बाद हमारे यहाँ जेएनयू में मेडिकल लाइफ साइंसेज का भी है। नहीं, जेएनयू में जो मेडिकल से रिलेटेड है, हमारे एक पब्लिक हेल्थ का एक कोर्स होता है, लेकिन उसमें एडमिशन उनको मिलता है जो एमबीबीएस कर चुके होते हैं। वो पब्लिक हेल्थ में एक है हमारे यहाँ, जिसमें लोग आते हैं उसमें और पढ़ाई करते हैं अपना। लेकिन उसके लिए वही एमबीबीएस होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना उसमें एडमिशन नहीं होता है उसमें। जी। तो सर आप बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उस तरह से उस पैटर्न पे जेएनयू में, मैं कह रहा था कि जेएनयू में ठीक वैसा नहीं है जैसे कि दूसरे विश्वविद्यालय में होता है। यहाँ पर जितने भी संस्थान हैं उसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक अप्रोच पर एक लगा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे नाम भी है सेंटर फॉर मतलब सोशल मेडिसिन है या एडल्ट सेंटर फॉर एडल्ट एजुकेशन है, इस तरह से हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब पढ़ना मूल विषय आपका तो फंडामेंटल विषय वही रहेगा उत्तर प्रदेश, लेकिन उसको हमेशा किसी और विषय से जोड़ करके देखा जाता है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे मालूम करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या नहीं कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ यूजी के लिए ही है? मेरे ख्याल से तो वहाँ पर ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। एमए की पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी में होती है, और जब बीए के रिजल्ट निकलते हैं तो अब कई सारे जगह टेस्ट भी लेने लगे हैं लोग एमए में एडमिशन्स के लिए, तो शायद ऑनलाइन मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है। एक आध क्वेश्चन और लेंगे क्योंकि अब समय का। ओके, तो छात्रों को जैसा कि आप बताएं कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो तो वो यहाँ आएँ और अपने आगे का अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये इस विश्वविद्यालय की खासियत यही है कि यहाँ पर एक छात्र जो साहित्य का छात्र होता है उसको धीरे धीरे इतिहास की जानकारी हो जाती है, राजनीति शास्त्र की जानकारी हो जाती है। तो यहाँ के कोर्सेज का ढांचा भी ऐसा बनाया गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी उसकी जानकारी बढ़े, उसके ज्ञान के दायरे का विकास हो या विस्तार हो। और इस पर बहुत जोर दिया जाता है कि एक छात्र जब यहाँ से पढ़ कर निकले तो उसका पूरा का पूरा जो चरित्र हो, मतलब राष्ट्र स्तर का चरित्र हो, वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर के काम कर सके। और इसीलिए आपको जेएनयू के जो छात्र हैं आपको देश के किसी भी हिस्से में, आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपको पढ़ते पढ़ाते दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं
और कल हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो नए बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और कई नई कोर्सेज को उनमें समाहित किया गया है, तो उनमें कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं, कल उस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो आप कल भी देखिए और सब सवाल कीजिए, उसके उत्तर भी दिया जाएगा। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।